अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसमें हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे। जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं अमूमन लॉन्ग टर्म प्लानिंग, उसकी टाइप्स कुछ डिस्कस करेंगे और उसके अलावा हम आगे कुछ डिटेल्ड मॉडल्स डिस्कस करेंगे जो कि अमूमन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज सिंपली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। है क्या चीज़? जो लफ्ज़ स्ट्रेटेजिक है वो स्ट्रेटजी से आया है और हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि स्ट्रेटेजिक गोल्स जो होते हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं मैनेजर्स के। लॉन्ग टर्म से मुराद है मोर देन 1 ईयर की जो प्लानिंग है। तो दैट इज़ व्हाट द फोकस इज़ ऑन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसका प्रोसेस इटसेल्फ क्या है। तो एक आपके सामने फ्लो चार्ट बना हुआ है, उस पर लिखा हुआ है पहले बॉक्स में आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशंस करंट मिशन गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। तो इसमें प्रीवियसली हमने डिस्कस किए हैं ये आइडियाज़। गोल क्या होता है, स्ट्रेटजी क्या होती है, मिशन क्या होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के दो स्टेटमेंट्स होते हैं गोल्स के लिहाज से। एक होता है जी विजन स्टेटमेंट और एक होता है मिशन स्टेटमेंट। विजन स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली होता है कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, व्हाट यू वांट टू बिकम। तो वो जितना बुलंद विजन रखें ऑर्गेनाइजेशन रख सकती है। आप ये भी गोल बना सकते हैं कि जी वी वांट टू बी द नंबर 1 ब्रांड इन पाकिस्तान मिसाल के तौर पे, या ग्लोबली भी ये गोल हो सकता है, क्योंकि जब गोल आपने बनाना है तो जितना बुलंद हो उतना बेहतर है। तो वो विजन होगा और उसको अचीव कैसे करना है वो मिशन स्टेटमेंट कहलाता है। वो थोड़ा सा और डिटेल्ड होता है। विजन स्टेटमेंट्स अमूमन एक दो सेंटेंसेस के होते हैं और मिशन स्टेटमेंट्स अमूमन पैराग्राफ की शक्ल में होता है। सो विजन स्टेटमेंट मीन्स व्हाट यू वांट टू बिकम और मिशन स्टेटमेंट से मुराद है हाउ यू वांट टू बिकम, जो आपका गोल है। तो मिशन स्टेटमेंट्स और विजन स्टेटमेंट्स क्लियर होने चाहिए। और उसके अलावा गोल्स जो हैं फिर फर्दर जो डिवीजन है उनकी गोल्स की जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की कि गोल होता क्या है, एक अच्छा गोल क्या होता है, व्हाट आर स्ट्रेटेजिक गोल्स, टैक्टिकल गोल्स, ऑपरेशनल गोल्स, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए आइडियाज़। और स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म जो आपके प्लानिंग है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये चीज़ें पहले डिफ़ाइन की जाती हैं, आइडेंटिफाई की जाती हैं। और ज़रूरी नहीं कि हर ऑर्गेनाइजेशन की सेम हो। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म ज़्यादा फोकस करते हैं, कुछ मार्केट डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ जो करंट मार्केट है सिर्फ उसमें मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो मेहनत कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग प्लान्स एंड सो ऑन। उसको मार्केट पेनिट्रेशन कहते हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो डाइवर्सिफाई करने चाह रही होती हैं अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को या अपने कंपनीज़ के पोर्टफोलियो के इन टर्म्स ऑफ और कंपनीज़ को एक्वायर कर लेना, जो कि बेशक आपकी करंट इंडस्ट्री से रिलेटेड ना भी हो बेशक। तो वो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो होती हैं उनको डाइवर्सिफिकेशन में हम गिनते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटजी क्या है ये क्लियर होनी चाहिए। टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो क्लैरिफाई करें ये चीज़। और उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जी स्वॉट एनालिसिस की बात आ गई है जो नेक्स्ट स्टेप है जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था स्वॉट मैट्रिक्स के नाम से। स्वॉट मींस स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना इंटरनल एनालिसिस भी करते हैं। इंटरनल एनालिसिस में सिर्फ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस ऑर्गेनाइजेशंस की देखी जाती हैं और अपनी जो करंट जो उनकी मार्केट है, इमीडिएट जो सराउंडिंग्स हैं उसको एनालाइज करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स के लिहाज से। तो स्वॉट एनालिसिस जो है उसमें हम देखते हैं कि जी दो पॉइंट्स हैं, इंटरनल एनालिसिस जो कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस लिखा हुआ है, और एक्सटर्नल एनालिसिस जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स लिखा हुआ है। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ज़्यादातर फोकस जो है इन दोनों टाइप्स पे ज़्यादा होता है। इंटरनल एनालिसिस को हम अलग से डिटेल में स्टडी करते हैं और एक्सटर्नल एनालिसिस को भी हम अलग से डिटेल में स्टडी करते हैं। उसके बाद है जी फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज़ बेस्ड ऑन स्वॉट एनालिसिस। आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ डिफाइन करते हैं और उसके बाद है इम्प्लीमेंट दो स्ट्रेटजीज़ और फिर बिल आखिर है एवेल्यूएशन, जो कि हमेशा मैनेजमेंट फंक्शंस में आखिरी स्टेप हमेशा एवेल्यूएशन का होता है कि जो आपने गोल्स डिफाइन किए थे, जो प्लानिंग की थी, आपने वो अचीव किया भी सही कि नहीं टारगेट। सो दैट इज़ द सिंपल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। उसके बाद हम देखते हैं जी टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज़। 3 किस्म की स्ट्रेटजीज़ हैं, यानी कि इन अदर वर्ड जब लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती है तो किस तरह की होती है जी। पहली है फंक्शनल, दूसरी है कॉर्पोरेट और तीसरी है कंपेरेटिव। इनको सेपरेटली डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फंक्शनल सिंपली मीन्स कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करेंगे इन द लॉन्ग रन। फंक्शंस क्या होते हैं जी? 3 बड़े जो फंक्शंस हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर। तो ये 3 हमेशा मेजर डिपार्टमेंट्स होंगे। ह्यूमन रिसोर्स,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। उनके आगे फर्दर भी डिवीजन हो सकती है, मिसाल के तौर पे मार्केटिंग में सेल्स जो है कुड बी सेपरेट, या एडवर्टाइजिंग जो है वो एक अलग सब डिपार्टमेंट हो सकता है उसका। इनके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। परचेस डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी होता है। सो यू हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिहाज से MIS सिस्टम कोऑपरेट करने के लिए भी आपका डिपार्टमेंट होगा। तो हर डिपार्टमेंट का जो फंक्शन है वो लॉन्ग टर्म तो के लिहाज से डिफ़ाइन किया जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शंस तैयार की जाती हैं, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफ़ाइन की जाती हैं, ताकि हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स को अपने लेवल के लिहाज से पता हो कि वो किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके अंडर कौन काम कर रहा है, लाइन ऑफ जो चेन ऑफ कमांड है वो क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये चीज़ें क्लैरिफाई की जाती हैं लॉन्ग टर्म में। और विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो तरक्की का सिस्टम है, प्रमोशंस का सिस्टम है, वो भी डिफाइन किया जाता है। अमूमन रिप्लेसमेंट चार्ट्स बनाए जाते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में बंदा जो है वो छोड़ जाए ऑर्गेनाइजेशन को या रिटायर हो जाए, तो उसको रिप्लेस करने के लिए कौन सा हमारे पास बंदा है। 2-3 ऑप्शंस कई दफ़ा होती हैं, उनका आपस में कंपैरिजन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, पर्सनैलिटी टाइप, वो भी मैटर करती है प्रमोशन के लिहाज से। तो ये चीज़ें जो हैं फंक्शनल स्ट्रेटजीज़ में आती हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। क्वालिटी एश्योरेंस भी, क्वालिटी मैनेजमेंट भी, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस डिपार्टमेंट जो है वो अलग है। सो दैट इज़ अंडर फंक्शनल स्ट्रेटजीज। उसके बाद है जी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी और कंपैरेटिव स्ट्रेटजी। इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में। सो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में क्या चीज़ है जी, आपके सामने एक डायग्राम है, इसका नाम है BCG मैट्रिक्स। BCG स्टैंड्स फॉर बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। एक कंसल्टेंसी ग्रुप था जिन्होंने ये मैट्रिक्स पहली दफ़ा बनाई थी टू स्टडी कंपनीज पोर्टफोलियोज। अब यहाँ पे इन द स्लाइड गलती से लिखा गया कंपैरेटिव स्ट्रेटजीज, बट एक्चुअली दिस इज कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज, जिसकी हेडिंग जो है वो कॉर्पोरेट आप लिखेंगे, और जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है दैट इज एक्चुअली कंपैरेटिव स्ट्रेटजीज। सो कॉर्पोरेट मीन्स पहला काम क्या करना है जी, कॉर्पोरेट लेवल पे आपने देखना कि आप जो प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं, और इन टर्म्स ऑफ सक्सेस कितना मार्केट शेयर ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर लिया है वो आप देखते हैं, और उसके अलावा से मार्केट ग्रोथ को भी देख रहे होते हैं कि फर्दर कितना उसमें पोटेंशियल है ग्रोथ का। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जिनके आपस में कंपैरिजन से हमारे सामने 4 किस्म के प्रोडक्ट्स आते हैं। आप देख रहे हैं कि जी एक्स एक्सेस के लिहाज से उन्होंने मार्केट शेयर लिखा हुआ है जो कि एक एंड पे हाई है, दूसरे एंड पे लो मार्केट शेयर है, और वाई एक्सेस पे आप देखते हैं कि जी एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट लिखा हुआ है, हाई और लो। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं, डिफाइंड है, ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर। तो लेट्स स्टार्ट विद दी राइट, टॉप राइट जो बॉक्स है जी वो है क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स वो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका मार्केट शेयर भी लो है अभी, और लेकिन मार्केट जो ग्रोथ रेट है, पोटेंशियल जो है उनमें वो हाई है। जो प्रोडक्ट लॉन्च होता है, ऐसी बात है एट द टाइम ऑफ लॉन्च उसका शेयर इतना नहीं होता मार्केट में, लेकिन उसमें पोटेंशियल बहुत होता है कि फर्दर ग्रोथ के चांसेस हैं। उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत की जाती है, उस पर कि एडवर्टाइजमेंट बजट जो होता है हमेशा ज़्यादा होता है, उसको लॉन्च प्रॉपरली किया जाता है। तो अभी क्वेश्चन मार्क है, क्लियर नहीं है कि जी सक्सेसफुल होगा कि फेलियर होगा, दैट इज़ वाई उसको क्वेश्चन मार्क कहा जाता है। फिर जो नेक्स्ट स्क्वेयर है जी दैट इज़ स्टार्स। स्टार्स में हम देखते हैं कि जी मार्केट शेयर भी इस प्रोडक्ट का हाई है और ग्रोथ पोटेंशियल भी इसका हाई है, दोनों चीज़ें हाई हैं। दीज आर सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स जो कि और फर्दर भी ग्रो कर सकते हैं, तो ये इनको जाहिर सी बात है फिर हम स्टार प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। उसके नीचे हैं जी कैश काउज। कैश काउज का मार्केट शेयर तो हाई है, लेकिन उनका मार्केट ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो लो है। जितनी वो ग्रोथ हो सकती थी मार्केट में वो अचीव हो गई है, लेकिन अब फर्दर ग्रोथ के चांसेस नहीं है। प्रोडक्ट वेल एस्टेब्लिश्ड है, उसकी कस्टमर बेस है, इसलिए मार्केट शेयर हाई है, लेकिन बिल आखिर ये प्रोडक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन में जा सकता है। कैश काउ इसलिए कहते हैं कि जी वो साला साल कामयाब प्रोडक्ट है, इसलिए उसका नाम कैश काउ रखा हुआ है। और आखिरी जो बॉक्स है उसमें डॉग्स लिखा हुआ है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनका मार्केट शेयर भी लो है और ग्रोथ के चांसेस भी लो हैं। तो ये जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि कामयाब या तो सिरे से नहीं हुए, यानी कि वो पहले क्वेश्चन मार्क्स थे और वो डायरेक्टली डॉग्स वाले बॉक्स में आ गए हैं क्योंकि ग्रो नहीं किया उन्होंने। तो मार्केट शेयर भी लो है और ग्रोथ रेट भी लो है। या ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक ज़माने में कामयाब थे, यानी कि स्टार्स थे, फिर कैश काउस बने, और अब वो बिलाखिर डॉग्स बन गए, क्योंकि हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। बिलाखिर वो मेच्योरिटी के बाद डिक्लाइन में जाता है प्रोडक्ट, तो वो डॉग्स के अंदर फिर डाला जाएगा। तो ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इन अदर वर्ड्स को हम कहते हैं जी। कॉर्पोरेट लेवल पे हम देखते हैं कि हमारे कौन से प्रोडक्ट्स कामयाब हैं, कौन से क्वेश्चन मार्क्स हैं, कौन से फर्दर ग्रो कर सकते हैं, और कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो अब कामयाब नहीं रहे और उनको अब हमने डाइवेस्ट करना है। डाइवेस्ट जो है वो इन्वेस्ट का ऑपोजिट होता है कि अब उस पर जो पैसे ज़ाया हो रहे हैं वो हम ख़त्म करें, कैश का जो ज़ाया हो रहा है
जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स बनाई जा रही हैं डॉग प्रोडक्ट्स के लिए वो ख़त्म की जाए, उनको फेज़ आउट कर दिया जाए, और वो जो वसाइल जो हम सर्व कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स के ऊपर उनको हम क्वेश्चन मार्क्स पे सर्व करें या स्टार्स पे करें। तो ये इनके लिहाज से डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं। कैश काउज़ के लिए अमूमन जो स्ट्रेटजी बताई जाती है वो है जी होल्ड स्ट्रेटजी, कि जो आप एडवर्टाइजमेंट कैंपेन बना रहे हैं, चला रहे हैं, उसको एज इट इज़ रखें, उसमें कोई चेंजेस ना करें क्योंकि वो ऑलरेडी कामयाब प्रोडक्ट है। स्टार्स के ऊपर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, क्वेश्चन मार्क्स पे उससे भी ज़्यादा क्योंकि वो लॉन्च हो रहे हैं। और दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज जो कि कॉर्पोरेट लेवल पे वो प्रोडक्ट्स के लिहाज से बना रहे होते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट इज़ द एक्चुअल कंपेरेटिव स्ट्रेटजी। इससे पहले थी कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटजी। कंपेरेटिव स्ट्रेटजी में हम देखते हैं जी 5 फोर्सेस मॉडल है। 5 किस्म की कंपेरेटिव फोर्सेस होती हैं मार्केट में अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर, जिसने ये आइडिया प्रेजेंट किया था, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपने मद्देनज़र रखनी होती हैं जब आप अपने कंपेरेटर्स का एनालिसिस कर रहे होते हैं। जो पहली फोर्स है वो सेंटर में लिखी हुई है जी, इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी अमंग करंट कंपेरेटर्स। आपके जो करंट कंपेरेटर्स होते हैं उसमें हम कहते हैं हमेशा डायरेक्ट राइवल की बात करते हैं। डायरेक्ट राइवल से मुराद है वो कंपेरेटर जो एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बना रहा है और सेम कस्टमर बेस को टारगेट कर रहा है, उसके सप्लायर्स भी सेम हैं, यानी कि जो चॉइस ऑफ सप्लायर्स हैं वो भी, उस पर भी कंपटीशन हो रहा है उसके साथ, और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी मार्केट में सेम है, उस पर भी यानी कि आपका कंपटीशन विद दैट राइवल हो रहा है। तो वो कितनी इंटेंस राइवलरी है, जितने ज़्यादा पार्टीज सेम लेवल पे ऑपरेट करेंगी ज़्यादा कंपटीशन होगा। इसमें कई दफ़ा मोनोपोली भी हो सकती है, इजारादारी, सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी बात है, फिर तो कोई कंपटीशन नहीं है। दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं जैसे कोक और पेप्सी हैं, उसको डुओपली कहते हैं, या ऑयल कंपनीज हैं जो कि 3-4 बड़ी पार्टीज हो सकती हैं, उसके लिए ओलिगोपोली का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं मार्केट में इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन शर्त यह कि ये डायरेक्ट राइवल्स हैं, सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं जैसे कोक और पेप्सी। फिर है जी उसके ऊपर न्यू एंट्रेंट्स लिखा हुआ है। न्यू एंट्रेंट से मुराद है कि वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपेटिटर जो अभी एंटर हुआ है मार्केट में नया नया, आज तो हो सकता है आपके लिए वो कंपटीशन ना हो, लेकिन इन द फ्यूचर हो सकता है कि वो सक्सेसफुल हो जाए और आपके लिए डायरेक्ट राइवल बन जाए। तो उसको हम न्यू एंट्रेंट कहते हैं। इसकी मिसाल हम दे सकते हैं, जैसे फेसबुक को डर था, थ्रेट था मार्केट में फ्रॉम व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, तो उन्होंने दोनों को एक्वायर कर लिया। तो इन दी एनालिसिस फेज़ उन्होंने देखा कि ये न्यू एंट्रेंट्स हैं मार्केट में सोशल मीडिया के हिसाब से, और ये कस्टमर्स हमारे जो है वो अपनी तरफ खींच सकते हैं, एंड सो दे उनका सोल्यूशन क्या निकाला, उन्होंने एक्वायर ही कर लिया, उनको ख़रीद लिया। तो न्यू एंट्रेंट्स में अमूमन हो सकता है इस तरह की स्ट्रेटजी बनाई जाए, या पहले से आप उनके लिए रेडी हों मार्केट में। उसके नीचे लिखा हुआ है जी सब्सटीट्यूट्स, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। सब्सटीट्यूट वो प्रोडक्ट होता है जो कि सेम नीड सेटिस्फाई कर रहा है कस्टमर की, लेकिन बेशक वो प्रोडक्ट इटसेल्फ डिफरेंट है। जैसे टी और कॉफ़ी जो हैं वो एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम थिंग। टी ब्रांड्स जो हैं वो आपस में कंपेरेटर्स हैं, लेकिन टी और कॉफ़ी जो हैं वो सब्सटीट्यूट्स हैं एक दूसरे के। सब्सटीट्यूट्स में खैर कई चीज़ें आती हैं। आप देखते हैं कि जी रिफ्रेशमेंट्स एज अ होल जो कैटेगरी है उसमें कई चीज़ें आती हैं। उसमें बेवरेजेस जैसे कोला ड्रिंक्स भी आती हैं, उसमें स्पोर्ट्स जैसे एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, रेड बुल जैसे वो भी आ जाता है, जूसेस भी आ जाते हैं। तो ये एक दूसरे के सारे सब्सटीट्यूट्स हैं, एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट नहीं है लेकिन सेम नीड सेटिस्फाई कर रहा है। इनफैक्ट पेप्सी और कोक जो है वो इवन बॉटल्ड वाटर को भी सब्सटीट्यूट कंसिडर करते हैं, और वो उसको उस लिहाज से टारगेट करते हैं मार्केट में, इसलिए कई दफ़ा वो अपने आप को पोजीशन भी इस तरह से करते हैं कि जी हर मील के साथ कोक लें, सो दे आर इवन ट्राइंग टू रिप्लेस वाटर। और उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो डाइवर्सिफाई किया है, खासतौर में पेप्सी ने, क्योंकि पेप्सी हमेशा पहल करता है और फिर कोक उसको फॉलो करता है डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से, कि बॉटल्ड वाटर जो है वो पहले पेप्सी ने इंट्रोड्यूस करवाया, फिर बाद में कोक ने करवाया। एनर्जी ड्रिंक्स और स्पोर्ट्स ड्रिंक्स जो हैं वो पहले पेप्सी ने एक्वायर की, फिर कोक ने फॉलो किया। जूसेस में भी सेम ऐसी था। सो द आइडिया है कि वो सब्सटीट्यूट्स जो हैं उनके लिहाज से अपने ब्रांड्स भी वो फिर लॉन्च करते हैं। वो हो गया जी सब्सटीट्यूट्स। उसके बाद लेफ्ट साइड पे है सप्लायर और राइट साइड पे है बायर। सप्लायर्स और बायर्स डायरेक्टली तो राइवल्स आपके नहीं होते हैं अनलेस वो अपना ब्रांड कोई लॉन्च करें। जैसे कई दफ़ा होता है कि सुपर मार्केट जो होती हैं वो अपने जेनेरिक ब्रांड्स निकालते हैं। चेज़अप का जैसे अपना टूथ जो है वो टिश्यू बॉक्स होगा, तो वो कम्पीट कर रहा होगा विद रोज़ पेटल फॉर एग्जांपल। तो इस तरह के जेनेरिक ब्रांड्स कई दफ़ा होते हैं जो कि कम्पीट कर रहे होते हैं। बायर्स से या मुराद है डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि वो भी आपका बायर होता है, वो आपसे ख़रीद रहा होता है, होल सेलर या रिटेलर। तो इन सम केसेस वो आपके राइवल्स हो सकते हैं बट नॉट नेसेसरी। यहाँ पे इसलिए हम इनको कंसिडर कर रहे हैं सप्लायर और बायर को,
वो इसलिए कर रहे हैं कि इनके ऊपर कंपटीशन ज़्यादा होता है आपका विद योर डायरेक्ट राइवल, विद योर सब्सटीट्यूट, विद योर न्यू एंट्रेंट। सप्लायर अगर मार्केट में कम है, रॉ मटेरियल का सप्लायर जो है वो मार्केट में कम है, तो उसकी पावर ज़्यादा है, उसकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है, वो अपनी मर्ज़ी से प्राइस चार्ज कर सकता है। और आपका कंपटीशन ज़्यादा स्टिफ होगा विद राइवल्स, क्योंकि दोनों जो हैं वो किसी और सप्लायर को हो सकता है प्रेफर ना करें। हाँ, मार्केट में अगर सप्लायर ज़्यादा है तो उसकी बार्गेनिंग पावर कम होगी, उसके ऊपर कंपटीशन भी कम होगा आपका विद योर राइवल्स। तो ये बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर डिपेंड करती है कि कितने ज़्यादा सप्लायर हैं मार्केट में। सेम विद बायर्स के जितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर होंगे मार्केट में उतनी उनकी पावर कम होगी, और जितने कम होंगे डिस्ट्रीब्यूटर उतनी ज़्यादा उनकी पावर ज़्यादा होगी। जैसे अमेरिका में वॉलमार्ट जो है वो बहुत बड़ा सुपरमार्केट चेन है और उनकी पावर बहुत ज़्यादा है इस लिहाज से, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पे शॉपिंग करते हैं, और जो शेल्फ स्पेस है वो जो है वो डिफाइंड होती है, लिमिटेड है, और उस शेल्फ स्पेस के ऊपर फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है डिफरेंट कंपनीज का आपस में, और वो अपनी मर्जी के रेट्स पर चार्ज करता है वॉलमार्ट। तो वहाँ पर हम कहेंगे कि जी बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर जो है वो ज़्यादा है। ऑयल जो कंपनीज होती हैं, पेट्रोलियम कंपनीज जो हैं वो सप्लायर्स हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ की, तो उनकी पावर सप्लायर एंड पे ज़्यादा है। तो ये एग्जांपल्स हम दे सकते हैं जी सप्लायर और बायर की। वेन एवर देर आर मोर सप्लायर्स एंड बायर्स, तो आपकी पावर ज़्यादा होती है। जितने कम होते हैं सप्लायर्स और बायर्स उतनी पावर उनकी ज़्यादा होती है, क्योंकि कंपटीशन फिर उन चीज़ों पे ज़्यादा होता है। तो ये 5 फोर्सेस हैं, इसको 5 फोर्सेस मॉडल कहते हैं जी कंपैरेटिव एनालिसिस में। ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से प्लानिंग की जाती है, क्योंकि ये फैक्टर्स चेंज होते हैं बट दे चेंज ओवर लॉन्ग टर्म। मतलब एक साल के अंदर नहीं आपको इतने चेंजेस नज़र आएंगे, आपको 5 ईयर के लिहाज से ज़्यादा इन फैक्टर्स में चेंजेस नज़र आएंगे। तो उनके लिए पहले से फोरकास्टिंग और प्लानिंग की जाती है। सो दैट इज 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज: फंक्शनल, कॉर्पोरेट एंड कंपैरेटिव। अब नेक्स्ट है जी टॉपिक हमारा फोरकास्टिंग, टूल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो फोरकास्टिंग के लिए जो प्रोडिक्शंस करते हैं मैनेजर्स, ख़ासतौर पर टॉप मैनेजर्स, वो किस तरह के टूल्स यूज़ करते हैं, उसमें है जी एक इंटरनल फैक्टर एवेल्यूएशन IFE मैट्रिक्स, एक है एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्यूएशन EFE मैट्रिक्स, और एक है जी कंपैरेटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स CPM। तो इसमें IFE जो है इंटरनल फैक्टर, जैसे हमने प्रीवियसली बात की थी कि इंटरनल फैक्टर से हमेशा मुराद होती है स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, जो स्वॉट एनालिसिस के पहले 2 पॉइंट्स हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर से मुराद है अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। तो IFE जो है वो स्वॉट एनालिसिस में पहले 2 पॉइंट्स को कवर करता है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को, और EFE जो है वो जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं स्वॉट एनालिसिस के, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, उनको कवर करता है। इन अदर वर्ड्स, स्वॉट एनालिसिस को हम जब डिटेल में स्टडी करते हैं तो हम IFE और EFE की शक्ल में उनको करते हैं स्टडी, और CPM जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस की एक और फॉर्म है, जो और डिटेल से हम फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। जो हमें 5 फोर्सेस मॉडल में जो फैक्टर्स नजर आए उनको फर्दर डिटेल में हम स्टडी करते हैं अंडर CPM। तो 1 बाय 1 देखते हैं इनको जी। IFE मैट्रिक्स शक्लन कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। IFE मैट्रिक्स जी, इट इज़ ए एग्जांपल फॉर रिटेल कंप्यूटर स्टोर की एग्जांपल है। जो लेफ्ट कॉलम है आप देख सकते हैं, उस पर लिखा हुआ है जी की इंटरनल फैक्टर्स, पहली हेडिंग है स्ट्रेंथ्स, और 9 स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई की गई हैं, और उसके नीचे वीकनेसेस हैं, उसमें 8 मुख्तलिफ वीकनेसेस आइडेंटिफाई की हैं। ऑर्गेनाइजेशन अपने एनालिसिस में खुद ये एनालिसिस करते हैं जी, IFE EFE। सो IFE में स्ट्रेंथ्स किस तरह की आइडेंटिफाई की हैं जी? इन्वेंट्री टर्नओवर इंक्रीज्ड फ्रॉम 5.8 टू 6.7। इन्वेंट्री टर्नओवर मींस कि कितनी जल्दी स्टॉक जो है वो रिप्लेनिश हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, तो उसकी एक मेजरमेंट होती है। उन्होंने देखा कि इंक्रीज़ हो रही है, जो कि हमेशा अच्छी चीज़ होती है। एवरेज कस्टमर परचेस इंक्रीज्ड फ्रॉम $97 टू $128। एम्प्लॉय मोराल इज़ एक्सेलेंट। इन स्टोर प्रमोशन रिजल्ट इन 20% इंक्रीज इन सेल्स। अब ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, उन्होंने जो खुद प्रमोशंस की हैं या फाइनेंशियल साइड पे जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं वो सारी हाईलाइट की हुई हैं उन्होंने। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड 10%। 6 पॉइंट है जी। रेवेन्यू फ्रॉम रिपेयर सर्विस सेगमेंट ऑफ स्टोर अप 16%। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं हमें। स्टोर्स इन स्टोर टेक्निकल सपोर्ट पर्सनल हैव MIS कॉलेज डिग्रीज। अभी HR का पॉइंट है। स्टोर्स डेट टू टोटल एसेट रेशियो डिक्लाइंड टू 34%, ये फाइनेंशियल पॉइंट है। रेवेन्यू पर एम्प्लॉय अप 19%। तो ये प्रोडक्टिविटी के लिहाज से भी उन्होंने फैक्टर मेंशन किया। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अपने डिपार्टमेंट्स और वर्कर्स के लिहाज से ये फैक्टर्स मेंशन्ड हैं। उसकी जो वीकनेसेस लिखी हुई हैं जी वो भी इंटरनल फैक्टर्स ही होंगे सारे। रेवेन्यू फ्रॉम सॉफ्टवेयर सेगमेंट ऑफ स्टोर डाउन 12%। लोकेशन ऑफ स्टोर नेगेटिवली इम्पैक्टेड बाय न्यू हाईवे 34। लोकेशन
जो है वो एक नेगेटिव फैक्टर है उनके लिए। कारपेट एंड पेंट इन स्टोर समवॉट इन डिसरिपेयर, सिर्फ उसकी लोकेशन जो इंटरनल जो उसकी अपकीप है स्टोर की मेंटेनेंस उसके लिहाज से वो नेगेटिव पॉइंट है। बाथरूम इन स्टोर नीड्स रिफर्बिशिंग, रेवेन्यूज फ्रॉम बिजनेसेस डाउन 8%, स्टोर हैज़ नो वेबसाइट, जो कि हैरान कुन बात है, उनके रिटेल कंप्यूटर स्टोर है उसकी अपनी वेबसाइट ही नहीं है। स्टोर सप्लायर ऑन टाइम डिलीवरी इंक्रीज्ड 2.4 days, और अदर कस्टमर ऑफन कस्टमर्स हैव टू वेट टू चेकआउट। तो चेकआउट लाइन के कुछ इश्यूज हैं। ये सारे फैक्टर्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस में। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें लिखा हुआ है वेट। जितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको उतना बड़ा वेट असाइन करते हैं। और ये स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस सारे जो लिखे हुए हैं इन सब के वेट्स को जब आप ऐड अप करेंगे तो नीचे आप देखते हैं कि 1 लिखा हुआ है। तो ये सारे वेट्स उसके लिहाज से डिफाइंड होते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने पहले पॉइंट को 0.05 का वेट दिया, नेक्स्ट को 0.07, उससे आगे 0.1। इनको जब हम सबको ऐड करेंगे तो ये 1 के बराबर होने चाहिए। शर्त ये है कि जो भी वेट्स की डिवीजन है एट दी एंड दोनों मिला के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के वेट्स 1 के बराबर हों। तो इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस उन्होंने मुख्तलिफ वेट्स असाइन कर दिए। ये भी मैनेजर्स जो होते हैं टॉप मैनेजर्स ये अपने एक्सपीरियंस की बेस पर डिफ़ाइन करते हैं वेट्स। कई दफ़ा एवरेज ली जाती है 10 मुख्तलिफ मैनेजर्स वेट्स असाइन करेंगे इन फैक्टर्स को, उन सब की एवरेज ले लेंगे, सबको ऐड करके वेट्स को डिवाइड बाई 10 कर देंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वे वेट्स निकालने का। उसके आगे कॉलम है जी रेटिंग्स का। जो रेटिंग्स दी जाती हैं IFE मैट्रिक्स में आप नोटिस करेंगे कि 3 और 4 की रेटिंग्स दी जा रही हैं सिर्फ स्ट्रेंथ को, और 1 और 2 की जो रेटिंग्स हैं वो सिर्फ वीकनेसेस को दी जा रही हैं। इसकी रीज़न क्या है? 1 का मतलब होता है मेजर वीकनेस, 2 का मतलब होता है माइनर वीकनेस। सो फॉर दैट रीज़न 1 और 2 जो हैं वो सिर्फ वीकनेसेस को दिए गए हैं। 1 को जहाँ दिया गया, जैसे थर्ड जो पॉइंट है कारपेट एंड पेंट इन स्टोर समवॉट एंड डिसरिपेयर, भी मेजर वीकनेस है, बड़ा कंसर्न है, इसलिए उसको 1 की रेटिंग दी गई है। जहाँ जहाँ 2 दे गए हैं वो माइनर वीकनेस है, मतलब वो इंपॉर्टेंट है लेकिन उस तरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उस वीकनेस को अभी ख़त्म किया जाए। जैसे स्टोर हैज़ नो वेबसाइट, उसको 2 उन्होंने रेटिंग दी, उनके मुताबिक वो वीकनेस है लेकिन इतनी इंपॉर्टेंस उसको नहीं दी जा रही अभी रेटिंग्स के हिसाब से। मीनिंग कि जी इट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट लेकिन नॉट दैट नेगेटिव, और ज़्यादा भी नेगेटिव फैक्टर्स हैं। तो आपस में कंपैरिजन किया जा रहा है उनका। अब 3 और 4 का मतलब क्या है जी? 3 का मतलब है माइनर स्ट्रेंथ और 4 का मतलब होता है मेजर स्ट्रेंथ। तो उस लिहाज से रेटिंग्स को भी डिफाइन कर दिया कि जो चीज़ मेजर वीकनेस है उसको आप 1 करें, और जो माइनर वीकनेस है वो 2 है। माइनर स्ट्रेंथ को 3 कहें और मेजर स्ट्रेंथ को आप 4 कहें। अमूमन होता क्या है जी? 4 जब आप देते हैं किसी को मेजर स्ट्रेंथ, वो अमूमन इंडस्ट्री के अंदर वो बेस्ट क्वालिटी होती है अमंग अदर कंपेरेटर्स। 3 का मतलब है कि जी स्ट्रेंथ है लेकिन उससे भी बेहतर और कंपनीज हैं हमारी इंडस्ट्री में। सेम विद वीकनेस, 1 का मतलब है मेजर वीकनेस, ना सिर्फ हमारे लिए वीकनेस है बल्कि इंडस्ट्री में भी हम एट द एंड हैं, लीस्ट यानी कि सक्सेसफुल हैं उस एक फैक्टर के लिहाज से। और 2 माइनर वीकनेस है लेकिन हमसे भी बुरी कंपनीज हैं उस एक फैक्टर के लिहाज से। तो ये रेटिंग्स आपने दे दी। वेट्स एंड रेटिंग्स के बाद है वेटेड स्कोर का कॉलम। वो कैसे निकाला जाता है जी? वेट को मल्टीप्लाई करें रेटिंग के साथ। तो पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर वाला, उसमें वेट है 0.05 और रेटिंग है 3। तो 0.05 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 0.15 आपका आंसर आता है। इसी तरह से सबको मल्टीप्लाई करते जाएं जी वेट एंड रेटिंग को। आपके पास वेटेड स्कोर्स आ गए सब पॉइंट्स के। इन सब पॉइंट्स को एड अप कर लें तो आपके पास नीचे टोटल वेटेड स्कोर आ गया, वो है जी 2.5। जब भी 2.5 या 2.5 से ज़्यादा का स्कोर हो IFE में, 4 से ज़्यादा कभी नहीं होगा, ये हमेशा 1 और 4 के बीच में स्कोर आता है। 2.5 या 2.5 से ज़्यादा हो दैट मीन्स कि जी इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग है, कोई उसको इमीडिएट कोई इश्यूज नहीं है इंटरनली, यानी कि वो सर्वाइव कर लेगी। अगर 2.5 से कम स्कोर आ रहा हो एंड पे तो इसका मतलब है कि इंटरनली कंपनी वीक है और ये ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकती अनलेस जो उसकी मेजर वीकनेसेस हैं पहले उनको ख़त्म किया जाए, फिर माइनर वीकनेसेस को ख़त्म किया जाए, फिर माइनर स्ट्रेंथ्स पे फोकस किया जाए, उनको और बेहतर किया जाए। सो दैट इज़ IFE मैट्रिक्स। आपको इसकी मदद से टोटल स्कोर भी एक आइडिया होता है, लेकिन जनरल पिक्चर भी मिल जाती है इंटरनल फैक्टर्स की, और इंडिविजुअल फैक्टर्स के लिहाज से भी आपको रेटिंग्स मिल जाती हैं कि सबसे संगीन मसला क्या है हमारा, उसके बाद सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है, सो ऑन। सो दैट इज़ IFE मैट्रिक्स। उसके बाद है जी नेक्स्ट EFE मैट्रिक्स, जिसमें हम अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को ज़्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हैं लेकिन इनको हम असरअंदाज कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, थ्रेट्स को ख़त्म या
कम कर सकते हैं यूजिंग सम काइंड ऑफ पॉलिसी एंड एक्विजिशन या मर्जर या इस तरह की कोई भी चीज़। तो इसमें भी शक्लन वो काफ़ी हद तक सेम ही है जी, जैसे कि IFE मैट्रिक्स है। इसमें सिर्फ जो डिफरेंस होता है IFE और EFE में वो ये है कि रेटिंग्स का जो तरीका है वो फ़र्क है थोड़ा सा। वो हम देखेंगे कैसे है। पहले हम पॉइंट्स इसके कंसिडर कर लें जी। की एक्सटर्नल फैक्टर्स में आप देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ लिखी हैं 4 और थ्रेट्स के भी 4 गिवन है। तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं जी? पहला है न्यू ट्रेड एग्रीमेंट दैट लिफ्ट्स द बैन ऑफ इम्पोर्टेड फूड इज़ साइंड विद ए नेबरिंग कंट्री। अब ये किसी फूड एंड बेवरेज कंपनी का एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन है। फिर है जी signing a contract with a new supplier, processed food market growing by 15% next year. चौथा पॉइंट है जी incorporating a new company in neighboring country where the tax rate is डिक्रीजिंग बाय 3%। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। सप्लायर से रिलेटेड है, कंपेरेटर से रिलेटेड है फैक्टर, मार्केट से रिलेटेड है पॉइंट्स आपके। फिर थ्रेट्स हैं जी, द कॉन्ट्रैक्ट विद द मेन कस्टमर एक्सपायर्स इन 2 months। जो उनका मेन जो इंडस्ट्रियल कस्टमर है उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। एक्सट्रीम केसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स अकरिंग नेक्स्ट ईयर। उसके बाद है जी न्यू लॉ रिक्वायरिंग डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ शुगर इन द फूड बाय 20% कुड बी पास्ड नेक्स्ट ईयर। और कंपेटिटर्स ओपनिंग 3 न्यू स्टोर्स इन द टाउन। तो ये सारे थ्रेट्स भी उन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। नेक्स्ट कॉलम जो है वो वेट्स का है। वेट्स भी सेम तरीका है असाइन करने का। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर लग रहा है मैनेजर को उसको ज़्यादा बड़ा वेट असाइन करेंगे। 0.11 है जी वेट, 0.09 सो ऑन। ये सारे वेट्स जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ प्लस थ्रेट्स ये 1 के बराबर होने चाहिए, सेम एज IFE। नेक्स्ट कॉलम जो है वो रेटिंग्स के लिहाज से। अब रेटिंग्स इसकी किस तरह से डिफरेंट है। EFE के अंदर रेटिंग जो दी जाती है वो दी जाती है ऑन द बेस ऑफ रिस्पॉन्स रेट, कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड आप कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी को और थ्रेट को, कितना यानी कि अवेल कर रहे हैं जल्दी आप अपॉर्चुनिटी को, और थ्रेट को कितनी जल्दी आप मीट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो जितना अच्छा रिस्पॉन्स रेट होगा उतनी हायर रेटिंग होगी। रेटिंग इसकी भी ऐसी ही होती है जी 1, 2, 3 और 4, लेकिन दोनों अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आप असाइन कर सकते हैं नंबर, जिसमें वो लिमिटेशन नहीं है कि जी 1 और 2 सिर्फ वीकनेस को जैसे था और 3 और 4 जो है वो सिर्फ स्ट्रेंथ को था। तो रिस्पॉन्स रेट में किस तरह से होता है जी? 1 जो रिस्पॉन्स रेट है दैट मीन्स नो रिस्पॉन्स या वेरी वीक रिस्पॉन्स। 2 का मतलब होता है एवरेज रिस्पॉन्स। 3 का मतलब होता है अबव एवरेज रिस्पॉन्स। और 4 का मतलब होता है वेरी क्विक रिस्पॉन्स। चाहे अपॉर्चुनिटी हो या थ्रेट हो, हम किसी को भी ये रिस्पॉन्स रेट के लिहाज से रेटिंग दे सकते हैं। तो 3 की रेटिंग दी है जी पहले पॉइंट को, यानी कि अबव एवरेज रिस्पॉन्स है। फिर 1 है यानी कि साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू सप्लायर, उसकी इंपॉर्टेंस 0.09 है, लेकिन उसको उस पर कोई काम नहीं हुआ है सच, इसलिए इसकी रेटिंग बड़ी कम दी गई है। 1 अपॉर्चुनिटी है लेकिन उसको अवेल नहीं कर रहे, तो वीक रिस्पॉन्स या नो रिस्पॉन्स के लिहाज से इसको 1 की रेटिंग दी गई है। फिर 2 है, फिर 1 एंड सो ऑन। नीचे भी हम देख सकते हैं कि 4 रेटिंग है, 2 है, 3 है। तो ये आप डिपेंडिंग ऑन रिस्पॉन्स रेट दोनों को 1 से लेके 4 तक रेटिंग दे सकते हैं। फिर है वेटेड स्कोर का कॉलम, वो सेम प्रिंसिपल है। वेट और रेटिंग को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वेटेड स्कोर आ जाएगा। पहला पॉइंट है जी न्यू ट्रेड एग्रीमेंट वाला, उसमें 0.11 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, जो रेटिंग है उसको हमारे पास वेटेड स्कोर आ गया 0.33। तो इस तरह से सबको हमने वेटेड स्कोर निकाल लिया, उसको ऐड अप कर लिया, तो हमारे पास टोटल वेटेड स्कोर आ गया, वो है 2.4। इसका भी प्रिंसिपल सेम है कि जी अगर 2.5 से ज़्यादा आ रहा हो स्कोर, 2.5 या 2.5 से ज़्यादा, तो एक्सटर्नली आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग है, उसको ऐसा कोई मेजर थ्रेट नहीं है फ्रॉम आउटसाइड और वो अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ, अगर कम हो जैसे इसका है 2.4 है इसका, विच इज़ लेस दैन 2.5, तो एक्सटर्नली कंपनी स्ट्रॉन्ग इतनी नहीं है। थ्रेट्स ज़्यादा हैं, उनको डील नहीं प्रॉपरली किया जा रहा, अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन उनका फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। तो आपको यहाँ से रिकमेंडेशंस भी नज़र आ जाएंगे कि जहाँ पर भी रेटिंग कम है, जैसे सेकंड पॉइंट जो है साइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट विद न्यू सप्लायर, वहाँ पर रेटिंग कम है, रिकमेंडेशन में फिर आप पहले उसको टारगेट करेंगे 1 वाले पॉइंट्स को, फिर 2 वाले पॉइंट्स को डील करेंगे, फिर 3 वाले को। तो ये EFE के ज़रिए भी आप ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, और उन पॉइंट्स को जब इम्प्रूव करेंगे तो नेचुरली इसका जो स्कोर है एंड पे वो बढ़ेगा। सो दैट इज़ EFE। IFE जो है वो सिर्फ स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को कवर करती है, और EFE जो है वो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को कवर करती है। और जी नेक्स्ट जो हमारा है वो टॉपिक लास्ट है, दैट इज़ कंपैरेटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स, CPM। इसमें भी हम देख सकते हैं कि जी वेट्स और रेटिंग्स का चक्कर है। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का विद इट्स मेन कंपैरेटर्स। तो यहाँ पे 3 सुपरमार्केट ब्रांड्स की एग्जांपल है, वॉलमार्ट, Kmart और टारगेट, अमेरिकन ब्रांड्स हैं। इनका आपस में कंपैरिजन शो किया गया है कंपैरेटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स में।
लेफ्ट साइड पे जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है जी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। ये वो फैक्टर्स हैं जो तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि इंडस्ट्री के लिहाज से ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। मोस्ट लाइकली इनको पॉइंट्स कहाँ से मिले होंगे, 5 फोर्सेस मॉडल में आइडेंटिफाई हो गए होंगे। उसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं जी वो हैं एडवर्टाइजिंग, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, फाइनेंशियल पोजिशन, प्राइस कंपेरेटिवनेस, कस्टमर लॉयल्टी, प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केट शेयर, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इनकी वेटेज फिर आगे गिवन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है, 0.25, 0.2 फाइनेंशियल पोजीशन को 0.15। सेम प्रिंसिपल है कि बिल आखिर ये 1 के बराबर होना चाहिए वेट्स जो आपने साइन किए। फिर आप देख सकते हैं कि जी हर ऑर्गेनाइजेशन की रेटिंग गिवन है और उनके वेटेड स्कोर्स गिवन है। जैसे वॉलमार्ट की रेटिंग दी गई है 3, 4, 4, 4 एंड सो ऑन। ये जो दिया गया है रेटिंग, ये IFE के लिहाज से दिया गया है, यानी कि 1 का मतलब यहाँ पर मेजर वीकनेस है, 2 का मतलब है माइनर वीकनेस, 3 का मतलब है माइनर स्ट्रेंथ और 4 का मतलब है मेजर स्ट्रेंथ। तो ये रेटिंग्स का तरीका IFE के लिहाज से गिवन है। तो वॉलमार्ट की रेटिंग्स गिवन है, उसका वेटेड स्कोर भी गिवन है, यानी कि वेट को मल्टीप्लाई किया वॉलमार्ट की रेटिंग के साथ तो वॉलमार्ट का वेटेड स्कोर आ गया, उसको एडअप कर लिया तो आपके पास नीचे उसका टोटल वेटेड स्कोर आ गया 3.5। फिर के मार्ट की रेटिंग्स गिवन है, उसकी रेटिंग्स को मल्टीप्लाई किया रेटिंग वेट के साथ, तो वेटेड स्कोर आ गया के मार्ट का, उसका स्कोर आ गया एंड पे 2.55। और फिर बिल आखिर टारगेट का गिवन है जी वेटेड स्कोर टोटल 3.15। इनकी कंपैरिजन हम देखते हैं तो बेस्ट इसमें से वॉलमार्ट है, फिर टारगेट है और फिर बिल आखिर के मार्ट है। लेकिन इसके बावजूद भी जो इंडस्ट्री लीडर है उसके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ फैक्टर्स में बाकी ऑर्गेनाइजेशंस बेहतर हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स में। जैसे एडवर्टाइजिंग में दोनों वॉलमार्ट और के मार्ट के 3-3 स्कोर हैं लेकिन टारगेट का 4 है। तो इस लिहाज से बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो टारगेट के जो एडवर्टाइजिंग प्लान है, जो उसकी स्ट्रेटजी है, उसको अपने लिए गोल बना सकते हैं, उसको हम बेंचमार्क कहते हैं। तो बेंचमार्किंग भी आप कर सकते हैं इवन दो आपका ओवरऑल स्कोर बाकियों से बेहतर है। जैसे कि हमें नज़र आता है इसमें प्रोडक्ट क्वालिटी के लिहाज से भी वॉलमार्ट का 3 स्कोर है और टारगेट का 4 है। तो इंडिविजुअल पॉइंट्स में भी बेंचमार्किंग आप कर सकते हैं, बेशक आपका टोटल स्कोर उनसे ज़्यादा है। तो ये CPM का एक एडवांटेज है कि ज़्यादा बारीकी में आप इसको स्टडी कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू 5 फोर्सेस मॉडल। आज के लिए इतना ही है जी, आपने इसकी समरी करनी है 1 पेज की और जमा करानी है।